वॉइडेबल, बरोबर है। लेकिन समझ लो कि आपको पता चला कि गिरीश सर ने फ्रॉड करके कॉन्ट्रैक्ट किया, एंड आपने कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहला आपको राइट क्या मिलेगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं। दूसरा, ये कॉन्ट्रैक्ट करने से आपको जो नुकसान हुआ है वो भी आप मेरे से क्लेम कर सकते हैं। यस और नो? जो भी डैमेजेस हुआ आपको मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करने के, ये भी तो आप क्लेम कर सकते हो। तो बच्चों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, देखो, लेट अस रीड। इफेक्ट ऑफ फ्रॉड अपॉन वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। When the consent to an agreement is caused by fraud, the contract is voidable at the option of the party defrauded, and he has following remedies. जिसके साथ फ्रॉड किया गया है, जो सफर कर रहा है फ्रॉड से, उसको क्या लीगल रेमेडीज मिल जाएगा, देखो। सबसे पहले, he can resign the contract within reasonable time. रिसाइंड मतलब पता है ना आपको, बाय हो गया है। he can resign the contract within reasonable time. वेरी गुड, कैंसल। दूसरा, जिसके साथ फ्रॉड हुआ है उसको अगर ये कॉन्ट्रैक्ट से कोई नुकसान हुआ है तो नुकसान की भरपाई भी मांग सकता है वो, एंड सामने वाले ने नहीं दिया तो उसके लिए वो सू भी कर सकता है, केस भी कर सकता है। इज दैट क्लियर? तो बच्चों, फर्स्ट पॉइंट तो सबको मालूम है, ही कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट विद इन रीजनेबल टाइम। दूसरा लीगल रेमेडी क्या मिलेगा जिसके साथ फ्रॉड हुआ है? ही कैन सू फॉर डैमेजेस। बच्चों, व्हाट इज डैमेजेस? नुकसान की भरपाई। डैमेजेस में कोई प्रॉफिट नहीं लेता है, मेरा जितना नुकसान हुआ है उतना मुझे दे दो। तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया मैंने, तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया, तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करके मुझे इतना नुकसान हुआ है, ये तुम्हारे वजह से हुआ है, ये सारा नुकसान भरपाई करके दो। दैट इज कॉल्ड डैमेजेस। जितना आपका लॉस हुआ है उतना आपको मिल जाएगा। नहीं सामने वाला दे रहा है सीधे रास्ते से, तो कोर्ट में जाकर उसके ऊपर केस करो एंड उससे वो डैमेजेस क्लेम करो। कोर्ट आपको मदद करेगा। एंड तीसरा आपके पास जो लीगल रेमेडी आता है, बरोबर है, कि वो ये है कि आप उसको फ्रॉड होने के बावजूद, चलो फ्रॉड कर दिया, बरोबर है, आप उसको क्या करेंगे, उसको क्या बोल सकते हैं कि रिवर्स कर दो केस, मैंने आपके साथ फ्रॉड किया होता इसी सेम केस में, तो आप क्या क्या स्टेप्स उठाते हैं, आप क्या क्या स्टेप्स उठाते हैं रिवर्स कर देने का केस। सामने वाले को ही पूछने का कि तूने मेरे साथ फ्रॉड किया, मान लो मैंने यही चीज तेरे साथ की होती तो तू क्या क्या करता, तो जो तू करता मान ले वो भी मैं कर रहा हूँ, और उतना मेरे को करके दे सकता। आपको समझा बच्चों मैंने क्या कहा? सीधी बात है, तूने जो फ्रॉड किया मेरे साथ, मैं वही फ्रॉड तेरे साथ करता, तो तुझे जो जो लीगल रेमेडी मिलता, जो जो तू कर सकता था मेरे साथ, तू करता कि नहीं? बस वही मैं भी कर रहा हूँ तेरे साथ, है कि नहीं? तो अभी मेरे जगह पे अपने आप को रख and सोच क्या हुआ है। तो बच्चों, इस प्रकार से फ्रॉड में आप देख रहे हो कि थोड़ा क्रिमिनल एक्टिविटी की जैसा भी होता है। जब हम डिफरेंशिएट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि फ्रॉड करने की सजा भी होती है बच्चों। ये तो अभी फिलहाल हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ओके, कि जिसके साथ फ्रॉड हुआ है उसको क्या क्या लीगल रेमेडी मिलेगी। तो पहली बात तो ही कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, ही कैन सू फॉर डैमेजेस। डैमेजेस वर्ड आई होप सबको समझ में आ गया, बरोबर है। डैमेजेस वर्ड क्लियर हो गया बच्चों? डैमेजेस, तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करके जो नुकसान हुआ है उसका मुझे पूरा पैसा दे दो, दैट इज कॉल्ड डैमेजेस। एंड तीसरा लाइन अभी पढ़ा नहीं बच्चों, अभी पढ़ता हूँ, देखो। ही कैन इंसिस्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंडीशन that he shall be put in the position in which he would have been had the representation made been true. Getting that everyone? So एक और क्वेश्चन है आपके लिए, mere silence is not fraud। ये अभी अभी ऊपर हमने बच्चों लिटरली डिस्कस किया। mere silence is not fraud, ये जनरल लॉ है।
बट इसके लिए मैंने कहा एक्सेप्शन भी है। कभी कभी ऐसा सर्कमस्टेंसेस आएगा कि वेयर नाउ इट इज ड्यूटी टू स्पीक, बट आप बोल नहीं रहे हो, तो उस वक्त आपके साइलेंस को फ्रॉड माना जाएगा। बट जनरली बात करें तो मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। जैसा हमने एक्सेप्टेंस में पढ़ा था कि मियर साइलेंस इज डज नॉट अमाउंट टू एन एक्सेप्टेंस, वैसे जनरली मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। तो एक बार फिर आगे आपके सामने देखो क्या लिखा है। A party to a contract is under no obligation to disclose the whole truth to other party। क्या जबरदस्त लाइन लिखा है देखो ना बच्चों, हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हमारा इसका एक टॉपिक है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। बच्चों उसमें ये बहुत ही डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, बट अभी आ गया हमारे सामने तो अच्छी बात है। देखो क्या लिखा है। A party to a contract is under no obligation to disclose the whole truth to other party। यानी सेलर बायर को गुड्स के बारे में पूरी जानकारी डिस्क्लोज करने के ऑब्लिगेशन में नहीं है। मतलब उसको ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो सारी जानकारी दे। तुमको कोई जानकारी चाहिए खरीदने वाले को, तो तुम जानकारी लो मेरे से। मैं हर चीज बोलते नहीं बैठूंगा इधर। तुमको खरीदना है तो तुम जो जो मेरे से पूछ सकते हैं मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। बट मैं अपने तरफ से यहाँ पर सामान बेचने आया हूँ, मैं आपको एजुकेट करने नहीं आया हूँ। आप समझे कि नहीं बच्चों। कैविएट एम्प्टर लिखा है देखो, इंडिया में सिस्टम है कैविएट एम्प्टर। एंड व्हाट इज कैविएट एम्प्टर? लेट द परचेसर बी अवेयर। लेट द परचेसर बी अवेयर इज द रूल एप्लीकेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। वही तो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि सेलर इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, बट इट इज ड्यूटी ऑफ द बायर टू कंफर्म बिफोर बाइंग द गुड्स whether the goods are going to fulfill his requirement or not। ओके, यहाँ लेट द बायर बी अवेयर वाला रूल चलता है, लेट द सेलर बी अवेयर नहीं। ओके, फिर आगे क्या लिखा है? देयर इज नो ड्यूटी टू स्पीक इन सच केसेस एंड साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। फिर बाद में लास्ट लाइन क्या लिखा है? सिमिलरली देयर इज नो ड्यूटी टू डिस्क्लोज द फैक्ट। बच्चों क्या क्लियर कट लिखा है देखो, देयर इज नो ड्यूटी टू डिस्क्लोज द फैक्ट्स विच आर विद इन द नॉलेज ऑफ बोथ द पार्टीज। जो जानकारी दोनों पार्टियों के पास है या मिल सकती है, वो भी फैक्ट्स डिस्क्लोज करने की गरज नहीं है। प्राइस वाले केस में यही था कि अगर ए को प्राइवेटली पता चल सकता है तो बी को भी तो पता चल सकता है। इज दैट ओके बच्चों? तो सिर्फ साइलेंस रहना इज ऑलवेज फ्रॉड, ये जरूरी नहीं है। हम जनरली लॉ पढ़ ही रहे हैं। एंड अब ये देखो, ये तो और टेंशन दे देगा आपको। एग्जांपल देखो, आपको लगेगा नहीं सर ये तो फ्रॉड है, ये तो क्लियर कट फ्रॉड है, लेकिन देखो ना आंसर फाइनली। एच सोल्ड टू डब्ल्यू, H sold to W some pigs which were to his knowledge suffering from fever। बच्चों फर्स्ट लाइन क्लियर हो गया? यानी सेलर को पता था कि जो पिग्स वो सेल कर रहा है W को, एक्चुअली दोस पिग्स वेर सफरिंग फ्रॉम फीवर। फिर क्या हुआ? द पिग्स वेर सोल्ड विथ ऑल द फॉल्ट्स। लिखा भी है देखो इन्वर्टेड कॉमा में, द पिग्स वेर सोल्ड विथ ऑल फॉल्ट्स and H did not disclose the fact of fever to W। अब इतना मैं जब पढ़ता हूँ एग्जाम में तो हमारे माइंड में पहला आंसर क्या आता है? अरे ये बहुत बड़ी जानकारी छुपा ली, ये तो फ्रॉड है कि नहीं? ऐसा लगेगा, लेकिन लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट आंसर क्या है देखो। हेल्ड, हेल्ड मतलब जजमेंट क्या आया? देयर वाज नो फ्रॉड। एंड रीजन व्हाट इज द रीजन? कैविएट एम्प्टर। जब बायर खरीदने जाता है ना कोई सामान, तो बायर को वो सामान एकदम अपने हिसाब से, हिंदी में बोलते हैं ना, ठोक बजा के लेना चाहिए। हम 1 किलो बटाटा भी खरीदते हैं तो ऐसा एक एक बटाटा ऐसा 5-5 मिनट देखते हैं, बरोबर है कि नहीं? है कि नहीं? आप वो बटाटा 5-5 मिनट देखने के बाद भी घर पे आके काटते हो, वो अंदर से बेकार निकलता है,
तो वी cannot held responsible to the seller. बरोबर है। तो बच्चों एकदम इंटरेस्टिंग एंगल है ये, बट ये जो भी एग्जांपल अभी मैंने पढ़ा या जो भी बच्चों थ्योरी पढ़ा, ऑफ कोर्स दिस इज जनरल रूल, एंड व्हाट जनरल रूल सेज, mere silence is not fraud. But if I use the word exceptional case, now you have to type the answer. When I use the word for this general rule, there are exceptional case. तो इसका मतलब क्या होने वाला है? अब मैं कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस पढ़ाऊंगा जहां पर साइलेंस विल बी अमाउंटेड टू फ्रॉड। अब साइलेंस को फ्रॉड माना जाएगा फॉलोइंग केसेस में, साइलेंस को फ्रॉड माना जाएगा। पहले जनरल रूल कवर कर लिया है ना, एक्सेप्शनल केस। तो बच्चों ये एक्सेप्शनल केस में से एग्जाम में कोई भी पॉइंट आ गया तो बच्चों आपका आंसर क्या होगा, टाइप करो। एक्सेप्शनल केस में से कोई एग्जाम्पल आ गया तो आपका आंसर क्या रहेगा, कंक्लूजन। यस, इट विल अमाउंट टू फ्रॉड, आपका साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड। ओके, एंड नाउ बच्चों उसमें से फर्स्ट नंबर पे जो दिया है उन्होंने, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अभी आपको याद होगा तो, कि जहां पे सर्कमस्टेंसेस बच्चों ऐसा आ जाता है, देयर आर सच सर्कमस्टेंसेस वेयर नाउ इट इज ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू स्पीक नाउ। अब उसका चुप रहना सही नहीं है, अब उसको यहाँ बोलना जरूरी है। सही है, अब उसको यहाँ बोलना जरूरी है, एंड वो नहीं बोल रहा है। ऐसा केस आ गया, ऐसा सर्कमस्टेंसेस आ गया, ऐसा सिचुएशन आ गया कि नाउ इट इज ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू स्पीक, बट ही इज ऑब्जर्विंग साइलेंस। तो अब इस केस में ये पर्सन चुप रहकर सामने वाले के साथ फ्रॉड कर रहा है, ऐसे लॉ अजम्पशन कर लेगा फ्रॉम द फैक्ट्स ऑफ द केस। बरोबर है। एंड ज्यादातर ये कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन, बच्चों आपने ये लैटिन टर्म पढ़ा होगा ना, उबेरमाई फिडेई, अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, याद आया कुछ? ओसीएम वगैरह में कुछ होगा आइडिया इसका, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देखो ना। अब बच्चों लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी भी जब आपका पॉलिसी निकालती है तो एजेंट क्या हर एक चीज चेक करवाता है क्या आपसे? सिर्फ आपको पूछता है ना, प्रश्नावली रहती, क्वेश्चन रहता है ना, आप स्मोक तो नहीं करते, ड्रिंक्स तो नहीं लेते, एंड आप जो आंसर यस नो में टिक करते जाता है, उस वक्त वो एजम्पशन कर रहे हैं कि आप जो भी जानकारी दे रहे हैं गुड फेथ में दे रहे हैं। या ऐसा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा सर्कमस्टेंसेस है कि नाउ इट इज ड्यूटी टू स्पीक। अभी आप यहां साइलेंट रहते हो तो आपका साइलेंस विल अमाउंट टू, क्या बोलो, फ्रॉड। अब सामने वाले ने पूछा आपका पहले कभी सर्जरी हुआ है क्या, यानी ऑपरेशन हुआ है क्या, एंड आप बोलते हो, चुप बैठते हो, तो अब यहाँ तो आपकी ड्यूटी है बोलने की, क्योंकि उसके बेसिस पर आपको इंश्योरेंस दिया जाएगा। अब आप इस सिचुएशन में भी नहीं बोलोगे तो इसका मतलब आप उसके साथ फ्रॉड कर रहे हो, गलत जानकारी दे रहे हो, ये भी फ्रॉड कर रहे हो। ओके, तो जहां पे बच्चों कॉन्ट्रैक्ट्स है ना जो अटमोस्ट गुड फेथ पर आधारित हो, प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ पर आधारित हो, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस पे आधारित हो, उस वक्त बच्चों इट इज ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू स्पीक, एंड इन दैट सिनारियो इफ ही इज नॉट स्पीकिंग, कीपिंग क्वाइट, then his silence will amount to fraud. Okay, तो बच्चों let us read now. Following contracts come within these categories, and आपके एग्जाम बुक में जो एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं बच्चों, ये ऐसी कुछ कैटेगरीज हैं जहां पर बच्चों साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, और यू कैन से योर साइलेंस विल बी ट्रीटेड एज फ्रॉड, because these are the situations where
अ, बोलना बहुत ही जरूरी है ना। आप नहीं बोलते हो तो आपका नहीं बोलना फ्रॉड में काउंट होगा, सीधी बात है। तो सबसे पहले बच्चों, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर बेस्ड ऑन फ्यूड्यूसरी रिलेशनशिप, फ्यूड्यूसरी रिलेशनशिप, बरोबर है बच्चों। जैसे कि डॉक्टर के साथ हमारा रिलेशन, सीए के साथ हमारा रिलेशन है कि नहीं, एक ब्रोकर के साथ हमारा रिलेशन, ये ऐसे लोग हैं जहां पे हमें अपनी सारी जानकारी उनको देनी चाहिए, सारी जानकारी हमको उनको पास ऑन करनी चाहिए, कुछ भी उनसे छुपाना नहीं चाहिए। आप समझ गए कि नहीं। अभी आप छुपाते हो कुछ भी तो इसका मतलब फ्रॉड कर रहे हो। वो आपसे कुछ छुपाता है, आप कुछ पूछ रहे हैं ना, आपसे छुपा रहा है, तो आपसे फ्रॉड कर रहा है आइदर केस में। तो जो भी रिलेशनशिप, जो फ्यूड्यूसरी रिलेशनशिप होता है विच इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, अब सीए को आप सारी जानकारी देते हो तो जानकारी क्या वो किसी और के साथ शेयर करता है क्या? नहीं, वो उसके प्रोफेशनल एथिक्स के अगेंस्ट हो जाएगा। वो आपकी जानकारी आपके भाई को नहीं बताएगा क्योंकि वो उनका प्रोफेशनल एथिक्स है। बट इट इज योर ड्यूटी टू डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स टू हिम। जब तक आप डॉक्टर को पूरी जानकारी नहीं दोगे, डॉक्टर आपका इलाज कैसे करेगा? है कि नहीं। आप जब तक बोलोगे नहीं मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, अभी कुछ चीज छुपा लोगे आप एंड डॉक्टर को बताओगे नहीं, तो ये भी तो गलत है ना। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ऐसी रिलेशनशिप होती है जहां पे आपको सारी जानकारी शेयर करनी होती है, और उस वक्त आप जानकारी शेयर नहीं करते हो, चुप रहते हो, तो ये मतलब आप फ्रॉड कर रहे हो उसके साथ। ओके। तो बच्चों लेट अस रीड सम एग्जांपल्स। क्या लिखा है देखो। ए पढ़ रहा हूं मैं। हियर द पर्सन इन whom confidence is reposed is under duty to act with utmost good faith and make full disclosure of all material facts concerning the agreement known to him। अब जिस व्यक्ति के ऊपर हम पूरा कॉन्फिडेंस डाल देते हैं, ट्रस्ट करते हैं, मान लो मैंने, फॉर एग्जांपल मैंने राहुल सर पर पूरा कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट है, जब मैंने राहुल सर पर पूरा कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट है, तो इट इज नाउ ड्यूटी ऑफ राहुल सर कि उन्होंने सारी जानकारी मुझे डिस्क्लोज करनी चाहिए, क्योंकि मैंने उनके ऊपर पूरा विश्वास किया है। अब यहाँ पर वो अगर मुझे सारी जानकारी नहीं देते, जानकारी देने में अपना साइलेंस रखते हैं, तो कहीं ना कहीं राहुल सर फ्रॉड कर रहे हैं मेरे साथ, ऐसी अजम्पशन हो जाएगा। गेटिंग दैट स्टूडेंट। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बच्चों मान लो कि घर पे, मान लो बच्चों की मेरे सिस्टर के एंगेजमेंट है, बरोबर है। 50 लोग आने वाले, उनका घर पे खाना वगैरह बनेगा, गेस्ट लोगों का। तो मेरे एक पहचान का एक ग्रोसर है, ग्रोसर समझते हो ना, भाजी वाला ग्रोसर है। अब मैंने वो पहचान के ग्रोसर को फोन किया कि बाबा देख मुझे 10 kg पालक चाहिए, 10 किलो वो अपना वटाना चाहिए, बाकी दो चार और भाजी चाहिए। उसको फोन पे ही मैंने ऑर्डर दे दिया, और उसको क्लियर कट कहा कि बहन की एंगेजमेंट है, ये जो भी तू सामान का मैंने तुझे ऑर्डर दिया है, पहली बात तो टाइम पे लाके दे, एंड अच्छे क्वालिटी का लाके दे। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? अब वो भाजी, वेजिटेबल जो भी है, ग्रोसरी, ये अच्छा लाने का पूरा कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट मैंने उसके ऊपर डाल दिया कि नहीं, क्योंकि वो उसका रोज का काम है। तो मुझे मालूम है कि वो अच्छा जो भी है वेजिटेबल लाके देगा, क्योंकि मैं वहां खुद चॉइस करने के लिए नहीं रहूंगा। मैंने पूरी तरह से उसके ऊपर डाल दिया, सेलर के ऊपर ही डाल दिया कि तू मेरे लिए गुड्स अच्छा सा चॉइस करके लेके आ ताकि मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। आप बताओ बच्चों, वो सामान जो के लेके आया, वो खाने लायक क्या देखने लायक भी नहीं था। तो आप बताओ उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको क्या बोलेंगे? क्या मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ? फ्रॉड है ना, रिजेक्ट कर सकता हूँ। क्योंकि बायर पूरी तरह से सेलर के ऊपर, बच्चों आप बोल सकते हो कि डिपेंड हो गया। उसने सेलर के ऊपर ही डिपेंड हो गया, एंड सेलर के एक्सपीरियंस का यूज किया कि देखो तुम रोज खरीदते बेचते हो, अब मैं आ नहीं सकता हूँ पर्सनली खरीदने के लिए, तो तुम अच्छा सा भाजी या वेजिटेबल
एंगेजमेंट है करके घर पे भेजो, एंड उसने अच्छे क्वालिटी का नहीं भेजा, तो आई हैव द राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। गेटिंग दैट? यहाँ पे मैं तो बोलूंगा कि मैंने तेरे ऊपर विश्वास किया एंड तुम फ्रॉड कर रहे हो मेरे साथ, यही मतलब हो गया ना बच्चों। हाँ, लेकिन रिवर्स कर दो, वही मैं जाके खुद चॉइस करके लाता भाजी उसके शॉप से, मैं खुद ही चॉइस करके लाता है, घर पे लाके मालूम पड़ता 50% बेकार है, तो क्या मैं उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराता, बोलता कि उसने फ्रॉड किया मेरे साथ? नहीं बच्चों, समझने की कोशिश करो। तो यही वो बोल रहे हैं कि जिसके ऊपर हमने कॉन्फिडेंस डाल दिया, ट्रस्ट कर दिया, अब उस व्यक्ति का ये ड्यूटी है कि वो अटमोस्ट गुड फेथ में सारी जानकारी हमको देते रहे, कुछ भी हमसे ना छुपाए, है कि नहीं? LIC कंपनी भी क्या करता है, हमारे ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस डाल देता है कि हम आपसे जो भी जानकारी मांग रहे हैं, आप अटमोस्ट गुड फेथ में हमको दीजिए। अब बच्चे, एक व्यक्ति को कैंसर था, लेकिन उसने कैंसर के बारे में बताया ही नहीं, एंड बाद में जब हॉस्पिटलाइज हुआ तो कैंसर का दवाई करने के लिए जब उसने क्लेम मांगा, तो बच्चों गवर्नमेंट ने क्लेम, LIC ने क्लेम मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? कि जब हमने आपसे पूछा था तब आपने ये पूरी जानकारी हमको दी नहीं। You were suffering from cancer, but you did not disclose that material fact to us. Contract of insurance is based on utmost good faith. वही बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखो बी पॉइंट, लेकिन उसके पहले एक एग्जांपल है वो भी कवर कर लेते हैं। क्या है देखो, अ ब्रोकर वाज आस्क्ड टू बाय शेयर्स फॉर अ क्लाइंट। ब्रोकर को बोला गया कि तू मेरे लिए शेयर्स खरीद। अब जब हम ब्रोकर को बोलते हैं शेयर्स खरीद, तो इसका मतलब ब्रोकर के ऊपर हमारा पूरा ट्रस्ट है, हमारा पूरा कॉन्फिडेंस उस ब्रोकर के ऊपर है ना, जिसको हमने अपॉइंट किया है टू बाय शेयर्स। अब बच्चों, हमारे इंप्रेशन में क्या आएगा कि ब्रोकर शेयर मार्केट से हमें शेयर्स खरीद कर देगा, लेकिन उसने क्या किया, देखो ब्रोकर ने क्या किया, ही सोल्ड हिज ओन शेयर्स। मैं जिस कंपनी के शेयर्स चाहता था उसके पास भी वही शेयर्स थे। ही सोल्ड हिज ओन शेयर्स विदाउट डिस्क्लोजिंग दिस फैक्ट, विदाउट डिस्क्लोजिंग दिस फैक्ट। ओके, तो ये ब्रोकर के तरफ से गलत हो गया। ब्रोकर को बोलना चाहिए था कि तुम जो शेयर्स खरीदना चाह रहे हो मेरे पास भी है, तो कहो तो मैं ही बेच दूं आपको, तो ये सही होता। लेकिन ये जानकारी छुपाते हुए ब्रोकर ने अपने पास के पड़े हुए शेयर्स बेचने चाहे। क्लाइंट को जब इसके बारे में पता चला तो क्लाइंट इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है। क्लाइंट बोलेगा कि तुमने मुझे फॉर एग्जाम्पल 150 रुपीज पर शेयर दिया, ये मुझे मार्केट से, शेयर मार्केट से 125 में भी मिल सकता था, तुमने फ्रॉड किया मेरे साथ। आर यू गेटिंग दैट? सीक्रेट प्रॉफिट बनाया तुमने मेरे से। तो यहाँ पर ब्रोकर एंड क्लाइंट में बीच में जो एक विश्वास होता है, वो यहाँ पर ब्रोकर ने तोड़ दिया। बराबर है, यानी ब्रोकर की तरफ से फ्रॉड हुआ, ऐसे बच्चे यहाँ एजम्पशन किया जाएगा। पूरा पढ़ते हैं क्या लिखा है, देखो। अ ब्रोकर वाज आस्क्ड टू बाय शेयर्स फॉर क्लाइंट, ही सोल्ड हिज ओन शेयर्स विदाउट डिस्क्लोजिंग दिस फैक्ट। द क्लाइंट वाज एंटाइटल्ड टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट और अफर्म इट। या तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो या तो वैलिड कर दो, with a right to claim a secret profit made by the broker on the transaction, since relationship between broker and the client was relationship of utmost good faith। यहाँ बच्चों, क्लाइंट के पास दो रास्ते हैं, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर देगा, तोड़ देगा, बराबर है, या तो उसे वैलिड कर देगा, अफर्म कर देगा, लेकिन ये बोलकर कि तूने जो भी सीक्रेट प्रॉफिट किया है ना ब्रोकर, वो सीक्रेट प्रॉफिट मुझे दे दे ऊपर का, तो मैं चल तेरा शेयर्स खरीद रहा हूँ, यानी एज गुड एज मुझे मार्केट से शेयर्स मिले, ऐसा मैं अजम्पशन कर लूंगा। तूने 125 में बेचना चाहिए था, 150 में बेचा, तो 25 रुपीज पर शेयर इज सीक्रेट प्रॉफिट, तो मुझे दे दे, तो मैं अजम्पशन कर लूंगा ये ट्रांजेक्शन ठीक है, चल फ्रॉड नहीं किया पढ़ाई के तूने। लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस,
SYJC, कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का फ्रॉड साथी। नहीं किया तूने। which are you getting my example? either make it or break it. सो एक काम करो, ये ब्रोकर वाला एग्जाम्पल वापस एक बार रीड करो, सभी लोग रीड करो एक बार वापस। किसी को डाउट है तो डाउट भी पूछेंगे। प्रिया को डाउट है कुछ? सर, बिजनेसमैन ने जो पार्टनर्स रहते हैं उसके बीच में भी तो अटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए। हाँ, तो एग्जाम्पल क्या है, मतलब डाउट क्या है? सी, पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन अटमोस्ट गुड फेथ, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस जिसको हम बोलते हैं ना। दो या दो से ज्यादा लोग जब आते हैं एंड एक साथ बिजनेस करते हैं, तो आने के पीछे मेन रीजन क्या है कि दे आर हैविंग म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑन ईच अदर। सो एग्जैक्टली व्हाट इज योर डाउट? आई एम नॉट गेटिंग इट। यू आर राइट। पार्टनर जब भी पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं तो दैट इज बेस्ड ऑन अटमोस्ट गुड फेथ, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस जिसको हम कहते हैं। तो एग्जाम्पल 4 में भी तो लिखा था ना, ए एंड बी एंटर इन, सी दे आर एंटरिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, दे आर नॉट पार्टनर्स। आर दे पार्टनर्स? पार्टनर्स लिखा था क्या? सी दे आर सेलर एंड बायर, ऐसा। वन इज गोइंग टू सेल एंड वन इज गोइंग टू बाय। ओके। वो पार्टनर्स होते तो अलग बात है। चलो आगे। बच्चों, ब्रोकर वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको? क्या हो गया? उसने जो भी सीक्रेट प्रॉफिट किया है ब्रोकर ने बाय सेलिंग हिज ओन शेयर्स, अगर वो अपने क्लाइंट को दे देता है तो क्लाइंट बोल सकता है कि ठीक है चल बाबा, कॉन्ट्रैक्ट सही है चल, क्योंकि तूने जितना सीक्रेट प्रॉफिट किया था मेरे से बाय सेलिंग योर ओन शेयर्स वो तूने मुझे दे दिया। यानी एज गुड एज मुझे शेयर मार्केट से जो रेट से मिलने वाला था वो रेट में तूने मुझे बेच दिया, यही मतलब हो गया। ऐसा भी एक हो सकता है। नहीं तो हो सकता है ब्रोकर के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट डील कैंसिल भी कर सकता है, क्योंकि ब्रोकर ने एक तरह से फ्रॉड ही किया ना उसके साथ। सो पॉइंट नंबर बी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। बच्चे ये पढ़ाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। जस्ट एक रीड कर लेता हूँ। इन केस ऑफ मरीन, व्हाट इज मरीन? ओसीएम में पढ़ा होगा आपने, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। मरीन वाटर से रिलेटेड है कि नहीं? हाँ। मरीन, फायर एंड लाइफ इंश्योरेंस, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन। बच्चों वहां पे एक इम्प्लाइड कंडीशन होती है, वहां पे एक्सप्रेसली बोलने की जरूरत नहीं है। वहां लॉ पहले से ही अजम्पशन करता है। इम्प्लाइड कंडीशन मतलब पहले से ही अजम्पशन करना। There is an implied condition that full disclosure of material facts shall be made, otherwise insurer यानी LIC company is entitled to avoid the contract, is entitled to avoid the contract। सीधी बात है, मैंने अभी भी कहा कि LIC वाले जब आपको आके आपसे पूछते हैं, जानकारी लेते हैं, उस वक्त आपको हर जानकारी, जो भी मटेरियल फैक्ट है, पूरा सच सच बताना है। उधर आपने कुछ छुपा लिया एंड बाद में इसके बारे में पता चला इंश्योरेंस कंपनी को, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कॉम्पनसेशन या क्लेम देने से मना कर सकता है।
ये बोलते हुए कि आपने बड़ी जानकारी हमसे छुपाई, आपने हमसे फ्रॉड किया। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन अटमोस्ट गुड फेथ। बरोबर है। तो यहाँ पे आपको इंश्योरेंस कंपनी को हर जानकारी देना बच्चों कंपलसरी है। ट्रू ट्रू इंफॉर्मेशन, अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज फ्रॉड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज बच्चों क्लियर कट लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज में भी बच्चों ये ऐसा एक ये नहीं, कोई सामान खरीदने बेचने वाला तो है नहीं बच्चों कि चलो तुमको बाद में कॉम्पनसेशन लेके मैटर क्लियर किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज बोला तो जिंदगी का सवाल होता है कि नहीं बच्चों? लाइफ भर ये डिस्टर्ब करेगा आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो बच्चों जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज होता है ना, उस वक्त भी दोनों पार्टी ने अपना सारा मटेरियल फैक्ट जो भी है वो डिस्क्लोज करना बहुत ही जरूरी है। शादी के बाद डिस्क्लोज होगा तो ये आपके एंगल से फ्रॉड समझा जाएगा। एंड अदर पार्टी हैज एंटाइटल टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, वो शादी कैंसल कर सकते हैं। तो शादी वाले कॉन्ट्रैक्ट में भी जानकारी को छुपाना गलत बात है। बरोबर है। अब जैसे बच्चे एक एग्जांपल में बताता हूँ, महाराष्ट्र का ही एग्जांपल है। एक व्यक्ति की ऑलरेडी शादी हो गई थी, तो जरा ध्यान से सुनना। लेकिन उसकी जो फर्स्ट वाइफ थी वो कुछ 6 to 7 months रही, बाद में झगड़ा हो गया, वो अपने घर चली गई। फिर ये लोग का डिवोर्स वगैरह सब फाइल हो गया एंड डिवोर्स भी हो गया। अब लड़के की दूसरी शादी जब फैमिली ने कराई तो आपको लगता नहीं कि जिससे शादी करने गए, जिस फैमिली के यहाँ वो लड़की देखने गए, उनको ये बताना चाहिए कि इसकी पहली शादी हो गई है, डिवोर्सी केस है? बताना चाहिए कि नहीं? बताना चाहिए। अगर ये बता देते हैं कि इसकी फर्स्ट शादी हुई थी लेकिन डिवोर्स केस हो गया है, ये हमारी जानकारी है, हम छुपा नहीं रहे हैं, तो हो सकता है सामने वाला सुनकर ये हाँ भी बोल दे शादी के लिए। पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है ना, हाँ भी बोल दे कि चलो बाबा आप सच्चे लोग हैं, कुछ छुपा नहीं रहे हैं, देखो सब कुछ सच सच बता दिया। लेकिन यही बात अगर उनको शादी के बाद पता चलती है, यही बात अगर उनको शादी के बाद पता चलती है, तो बच्चों कैसा इंप्रेशन जाएगा? हो सकता है जो दूसरी शादी की है वो लड़की, वो भी अपने घर चली जाए, बोलेगी मैं इससे नहीं, इसके साथ नहीं रहूंगी, इसने धोखा दिया। पहला वर्ड तो ये आएगा, धोखा दिया। इनकी पहली शादी हो गई थी, हमको बताया क्यों नहीं? हमको बताते तो हम लोग डिसीजन लेते अपने हिसाब से। तो बच्चों कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज रहेगा ना शादी का, तो उसमें आइदर पार्टी है, मैं दोनों पार्टी की बात कर रहा हूँ, दोनों पार्टी की तरफ से हर मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज करना एक दूसरे के लिए जरूरी है। ये हमारे लॉ में ही लिखा है बच्चों। ये सब बातें बोल नहीं सकते, तुमको पूछना चाहिए था, अरे ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज है, इसमें नहीं भी पूछा ना तो भी सामने वाले को अजम्पशन करना है कि सारी मटेरियल फैक्ट आपको डिस्क्लोज करनी है। आर यू गेटिंग दिस स्टूडेंट? ये हम ऐसे पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पे लेट द बायर बी अवेयर वाला पॉइंट है ही नहीं। यहाँ केसेस ही एकदम अलग हैं। यहाँ लॉ पहले से ही अजम्पशन करता है कि तुमको अपनी जानकारी पूरी की पूरी सामने वाले को बतानी पड़ेगी। कुछ भी छुपाया तो तुम्हारे एंगल से ये फ्रॉड समझा जाएगा। ये वो केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके बच्चों, उसके बाद पॉइंट नंबर डी देखो क्या लिखा है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट, याद आया बच्चों? फैमिली सेटलमेंट कहीं पढ़ाया था मैंने। 1 मिनट दे रहा हूं, कोई बताएगा फैमिली सेटलमेंट वर्ड कहाँ आया था? मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए। फैमिली सेटलमेंट वर्ड मैंने ये कहाँ पढ़ाया था आपको? नहीं नहीं, वो डिस्प्यूट वो नहीं पूछ रहा हूं मैं। थर्ड पार्टी कैन सू, याद है कंसिडरेशन में? थर्ड पार्टी इज एंटाइटल्ड टू सू इवन दो ही वाज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। उसमें ये भी एक पॉइंट था, फैमिली सेटलमेंट, फीमेल मेंबर ऑफ फैमिली कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट इवन दो शी वाज नॉट पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट। याद आया बच्चों? हाँ, सूड बाय थर्ड पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड, कंसिडरेशन में। वेरी गुड।
और वर्ड वर्ड से आपको याद आना चाहिए, अरे ये वर्ड कहीं पढ़ा है, ये वर्ड कहीं पढ़ा है, हमने सेंटेंस कहीं पढ़ा है। वेरी गुड, 4 लोगों ने तो एकदम परफेक्ट दिया है आंसर। तो बच्चों ये जो फैमिली सेटलमेंट से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, जैसे कभी कभी हम लोग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, कभी कभी फैमिली सेटलमेंट डीड कहते हैं, बराबर है, जो आपस के फैमिली मेंबर्स में ही होता है। बच्चों इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट जिसके बीच में हो रहा है, दे शुड अश्योर दैट ईच एंड एवरी फैक्ट इज डिस्क्लोज्ड। हर मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज किया गया है, कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी है वो सब डिस्क्लोज की गई है, फैमिली से रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कहाँ कहाँ है, सब कुछ डिस्क्लोज किया गया है। कहीं एक जगह की प्रॉपर्टी आप नहीं बता रहे हो, इसका मतलब आप बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ फ्रॉड कर रहे हो, ऐसे अजम्पशन किया जाएगा। वेरी सिंपल, ये तो एकदम सिंपल है। आपको समझा बच्चों मैंने क्या कहा? समझ लो बच्चों, मैं हमारी फैमिली में फैमिली सेटलमेंट हो रहा है, मतलब कि कितनी प्रॉपर्टीज है पहले वो कंफर्म करो, एंड बाद में इक्वली डिवाइड करेंगे हम लोग, है ना। पहले पूल बनाएंगे एक पूरा, कि हमारे फैमिली खानदान के क्या क्या एसेट्स प्रॉपर्टीज है, फिर माइनस लाइबिलिटीज, फिर जो बचेगा हम आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो ये करते समय मान लो एक जगह की प्रॉपर्टी मैंने बताई नहीं फैमिली को, ये सोच के कि वो मैं अलग से रखता हूँ, फिर जब ये पूरा सेटल हो जाएगा तो मैं अपना ले लूंगा, वो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ बताओ, एक तरह से आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग ऑल द मटेरियल फैक्ट, है कि नहीं। तो इसका मतलब एक तरह से मैं फैमिली मेंबर्स के बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ मैं फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा हूँ, है कि नहीं बच्चों। समझ में ही आता, देखो इमीडिएटली जब मैंने बताया तो समझ में आ रहा है कि मैं फ्रॉड कर रहा हूँ। तो बच्चों जब भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना फैमिली सेटलमेंट वाले, तो उसमें भी ये कॉन्ट्रैक्ट्स की एक रिक्वायरमेंट ही यही है कि हर फैमिली मेंबर को जो भी जानकारी है वो पूरा डिस्क्लोज करे वहां पर, एंड उसने जो डिस्क्लोज नहीं किया वो फ्रॉड कर रहा है, ऐसा लॉ विल अजम्पशन। फैमिली मेंबर्स के बाद में लॉ पहले अजम्पशन करेगा कि तू फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। बच्चों ये बहुत ही सिंपल पॉइंट था, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर ई पर ध्यान दो। हेडिंग पढ़ो क्या लिखा है, शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। बच्चों प्रोस्पेक्टस पता है ना आपको, प्रोस्पेक्टस। चलो प्रोस्पेक्टस से आप क्या टाइप करेंगे, बाय रीडिंग द वर्ड प्रोस्पेक्टस आपके माइंड में पहला वर्ड क्या आया? चलो मुझे देखना है। बाय रीडिंग द प्रोस्पेक्टस, ओ, इनविटेशन टू ऑफर, वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड। हाँ, ये क्या है? साइलेंट सेल्समैन, वेरी गुड, न्यू, परफेक्ट वर्ड है, नया वर्ड है, वेरी गुड। अच्छा, तो बच्चों वेरी गुड, ये आपको एकदम याद है, इनविटेशन टू ऑफर में हमने पढ़ा था प्रोस्पेक्टस। इट इज नॉट एन ऑफर, इट इज इनविटेशन टू एन ऑफर, इट इज ऑफर टू गेट ऑफर, याद आया होगा तो। जब आप कंपनी में शेयर एप्लीकेशन करेंगे तो दैट इज योर ऑफर, एंड व्हेन कंपनी इज गोइंग टू अलॉट द शेयर दैट इज देयर एक्सेप्टेंस। तो ऑफ कोर्स प्रोस्पेक्टस इशू करना ये कंपनी का एक तरह से इनविटेशन टू ऑफर है। तो बच्चों आप ही बताओ, जब कंपनी कोई प्रोस्पेक्टस इशू करती है, तो आपको लगता नहीं कि कंपनी की पूरी जानकारी अच्छी पढ़ने के बाद ही पर्सन टेक्स डिसीजन टू इन्वेस्ट इन द कंपनी, टू अप्लाई फॉर द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। तो बच्चे जब मालूम है, कंपनी के प्रमोटर्स को पता है कि प्रोस्पेक्टस पढ़कर लोग हमारे कंपनी के शेयर्स एंड डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको लगता नहीं कि उनको कंपनी के बारे में हर छोटी से बड़ी जानकारी डिस्क्लोज करनी चाहिए? सीधी बात है, उनको डिस्क्लोज करनी चाहिए हर एक बात कंपनी से रिलेटेड, कंपनी प्रमोटर्स कौन है, इनका आगे का विजन क्या है, फिर मिशन क्या है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स गोल्स है इनके, बरोबर है, इनकी डिबेंचर्स की स्टाइल क्या होगी, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा,
इक्विटी का क्या इनका है, पेड अप शेयर कैपिटल कितना, ऑथराइज शेयर पेड, वो सारी जानकारी, फिर नेचर ऑफ बिजनेस क्या रहेगा, सिर्फ इंडिया में ही ऑपरेट करेंगे कि इंटरनेशनल भी जाएंगे, है ना, आगे चल के राइट शेयर्स बोनस शेयर्स की इनकी क्या प्रोविजन होगी, मतलब ये सारी जानकारी इनको अपने प्रोस्पेक्टस में देनी है, बरोबर है। अब यहाँ पर अगर कोई बड़ी जानकारी वो छुपा लेते हैं जो ट्रांजैक्शन को एक तरह से अफेक्ट कर सकती है, तो बच्चों ये कंपनी की तरफ से एक फ्रॉड एजम्पशन किया जाएगा। गेटिंग दैट, प्रोस्पेक्टस एक ऐसी चीज है जो सामने वाले को आप इनवाइट करते हो, यू कम एंड इन्वेस्ट इन अवर कंपनी। जाहिर बात है, पैसा तो बाद में, पहले आप उनका विश्वास जीतने की कोशिश करते हो। जब आप विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हो तो यू शुड डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स विच आर विद इन योर नॉलेज। फ्यूचर में क्या होगा वो किसी ने देखा नहीं, लेकिन फिलहाल अभी आप जब कंपनी फॉर्म कर रहे हो तो आपको जो भी कंपनी का नॉलेज है वो आपने सामने वाले के साथ शेयर करना है। यहाँ आपने कोई बड़ी इंफॉर्मेशन छुपा ली तो बच्चों, है कि नहीं, ये एक तरह से फ्रॉड समझा जाएगा फ्रॉम कंपनीज एंगल। Okay, so again this is very simple point, and since you have the knowledge of शेयर्स एंड ऑल, आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा है, सीएम वगैरह में भी पढ़ा होगा, एसपी में भी पढ़ा होगा कुछ बच्चों ने, अगर एसपी स्टूडेंट्स हैं तो आई थिंक ये सब शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह के आईडी ऑलरेडी आपको मालूम है। So person issuing prospectus at the time of public issue of shares or debentures by joint stock company have to disclose all the material facts within their knowledge. Okay, and then finally बच्चों पॉइंट नंबर 2, पॉइंट 1 क्या था, जरा अंडरस्टैंड करो, साइलेंस इज अ फ्रॉड, एंड पॉइंट 2, वेयर साइलेंस इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। आपका चुप रहना ही आपका स्पीच एजम्पशन किया जाएगा, बरोबर है। जैसा कि मैंने एक बार आपसे पूछा था, देखो जज जज पूछ रहा है, जो कटघरे में खड़ा है उसको पूछ रहा है क्या तुमने मर्डर किया है, एंड सामने वाला चुप बैठता है, कुछ बोलता ही नहीं, तो क्या एजम्पशन करेगा जज। देखो ये सर्कमस्टेंसेस एकदम अलग है। जज पूछ रहा है क्या तुमने खून किया है, मर्डर किया है, and सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा है, नहीं किया है, सैवियो। वो सर्कमस्टेंसेस अब ये कहेगा कि मर्डर किया है, क्योंकि अगर नहीं किया तो बोलो ना, आप समझे कि नहीं, एंड आप कुछ नहीं बोल रहे हो मतलब आपने मर्डर किया है। तो सिचुएशन वहां पर अलग है, जहां पर आपकी साइलेंस ही आपकी स्पीच हो जाती है, आपका साइलेंस ही आपका स्पीच हो जाता है। जैसे हमने वो पढ़ा था ना एग्जांपल, इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल अज्यूम दैट हॉर्स इज साउंड। सो जज भी कह रहा है इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल अज्यूम दैट यू आर अ कल्प्रिट, एंड यहाँ वो कुछ नहीं बोलता है, तो क्या अजम्पशन किया जाएगा, सैवियो कल्प्रिट। आई होप यू गेट दैट पॉइंट। ओके, वेर योर साइलेंस इटसेल्फ इज इक्वल टू स्पीच। ओके, तो बच्चों अगेन वेरी सिंपल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल लिखा है, देखो डायरेक्टली लिखा है, एग्जाम वही वो सेम एग्जाम्पल है बच्चों, आई थिंक ए सेज टू बी इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल अज्यूम दैट हॉर्स इज साउंड। वैसे सेम जज भी पूछता है ना, इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल अज्यूम दैट यू आर अ कल्प्रिट, यू आर अ मर्डरर। ए सेज नथिंग, हिज साइलेंस अमाउंट्स टू स्पीच, मतलब वो हाँ बोल रहा है, ना नहीं बोल रहा है, हाँ बोल रहा है। ओके, ये मतलब निकलता है इसका। लास्ट का 2 लाइन देखो क्या लिखा है, फ्रॉड्यूलेंट में, इन केस ऑफ फ्रॉड्यूलेंट साइलेंस, in case of fraudulent silence, contract is not voidable if the party whose concern was so obtained had the means of discovering the truth with ordinary diligence. This is the exception to section 19. बच्चों लास्ट के 2 लाइन पे जरा ध्यान दो, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट voidable,
ओके, मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। एंड बच्चे एग्जाम्पल सुनने के बाद है ना, फ्रॉड्यूलेंट मतलब विथ फ्रॉड्यूलेंट इंटेंशंस, फ्रॉड करने के इंटेंशन से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आपको डिसीव करने के इंटेंशन से। ओके, मैं अभी एग्जांपल देता हूँ अभी शंकर, एंड आई थिंक आपको समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, देखना ध्यान से सुनना, सभी लोग सुनना। बच्चों फॉर एग्जांपल, आई हैव, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेन है, बरोबर है, पेन है, एंड मैं आपको क्या कहता हूँ, मुझे मालूम है कि एक्चुअली ये ऑर्डिनरी पेन है, 10 साल 20 साल पुराना पेन मेरे पास रखा था, उत्तर प्रदेश में मिला था मुझे वो। लेकिन मैंने क्या किया, वो पेन संभाल के रखा, एंड आपको क्या कहा कि ये जो पेन है ना मेरे पास, आई हैव अ पेन, दिस पेन वाज यूज्ड बाय द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये जो पेन है ना, ये मेरे पास जो है ये एंटीक है, एंटीक, एंड दिस पेन वाज यूज्ड बाय फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने इसी पेन से साइन किया था अपना, बरोबर है, एंड दिस इज एंटिक, ये मैंने लास्ट 70 साल से संभाल के रखा है मेरे पास, मेरे फैमिली ने संभाल के रखा, अब मैंने संभाल के रखा है। दिस इज एंटिक पीस, जबकि मुझे मालूम है कि ये कोई एंटिक पीस नहीं है, ऑर्डिनरी पेन है। आपको मैं बता रहा हूँ बच्चों, ये मैं एक तरह से, आप समझ गए ना क्या कर रहा हूँ। मैं एक तरह से फ्रॉड्यूलेंट इंटेंशंस के साथ आपको ये बता रहा हूँ। आई नो दिस इज ऑर्डिनरी पेन, ओके, ये फैक्ट है कि ये ऑर्डिनरी पेन है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये एंटिक है। इट वॉज यूज्ड बाय आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, एंड नाउ आई वांटेड टू सेल इट, एंड बीइंग एंटिक पीस, मैंने कहा ये मैं 50,000 रुपए में बेचना चाहता हूँ, 50,000, जबकि उसके औकात 10 रुपए की भी नहीं है आज के डेट में। आई वॉन्टेड टू सेल इट फॉर 50,000। तो आपने क्या किया, एकदम खुश हो क्या, एकदम एकदम आंखें बढ़िया है, दे दो दे दो दे दो मुझे, आपने 50,000 दिया, एंड मेरे से वो ले लिया पेन। बच्चों यहाँ पर आप भी, आपको भी चांस था कि आप चेक कर सकते थे कि नहीं, ये गिरीश सर जो पेन बेच रहे हैं, ये सही में वही पेन है, ये सही में वही पेन है, कैसे ये फेंक रहे हैं। आपके पास भी एक मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ का एक चांस था कि नहीं था, आप मुझे बताइए जरा। आप गूगल पे जाकर या किसी और बड़े एक्सपीरियंस्ड पर्सन के पास जाकर ये पेन का फोटो लेकर कंफर्म कर सकते थे कि नहीं, कि बाबा ये गिरीश जो बेच रहा है हमको पेन, क्या ये सही में एंटीक है कि ये ऑर्डिनरी पेन है। बस गिरीश ने बोल दिया हाँ हाँ दे दो करके, तो ऐसा थोड़ी चलता है। आपके पास भी तो कुछ चांस था कि नहीं डिस्कवर करने का ट्रूथ विथ ऑर्डिनरी डिलीजेंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिलीजेंस जाने दो, ऑर्डिनरी डिलीजेंस। आप गूगल पे भी सर्च कर लेते हैं, है कि नहीं, तो आपको आइडिया आ जाता कि सही है कि गलत है ना, या किसी और एक्सपीरियंस्ड आदमी से पूछ लेते तो आपको बता देता। तो बच्चों ये कभी कभी कुछ चीजें ना एक्सेप्शनल केस में भी कवर हो जाती हैं। अब ऐसे केस में आपने हमसे पेन खरीद लिया विदाउट डिस्कवरिंग द ट्रूथ, है ना, बिना ट्रूथ डिस्कवर किए विथ ऑर्डिनरी डिलीजेंस, जो कि आप कर सकते थे, आराम से कर सकते थे, है कि नहीं, लेकिन आपने नहीं किया। मैं आपको मेरा टू व्हीलर बेच रहा हूं, मैं कह रहा हूँ कि ये 30 किलोमीटर पर लीटर चलती है, तो मेरे बोलने से क्या है, आप चला के देख लो, चला के देख लेते तो पता चल जाता मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, है कि नहीं। तो जहां पे ऑर्डिनरी डिलीजेंस से आप डिस्कवर कर सकते थे ट्रूथ को, लेकिन आपने नहीं किया। जब आपने नहीं किया बच्चों, तो ये फिर कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए वॉइडेबल नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या बोलना चाहता हूँ, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज, टाइप करो, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, इनफोर्सेबल हो जाएगा बच्चों। मतलब कल को मैं बोलूं मैं तारे तोड़ के लाया हूं, मेरे पास टुकड़ा है तार का, स्टार का, खरीद लो, तो आप ऐसा आंख बंद करके खरीद लेंगे क्या, नहीं। आपके पास कुछ तो भी ऑर्डिनरी डिलीजेंस है कि नहीं,
चेक करने का कि हम खरीद रहे हैं तो पहले हम तो चेक कर ले कि ये सही है कि नहीं है ना। है फ्रॉड किया, आपने फ्रॉड किया, अरे मैं कहाँ फ्रॉड किया, मैं तो बोल ही रहा था ऐसा है, आप चेक कर सकते थे, चेक करने का पूरा चांस था आपको। तो बच्चों कुछ चीजें कुछ एक्सेप्शनल केस में भी जा सकती है, इसका आई थिंक एक्सेप्शन सेक्शन 19 लिखा है, मतलब आगे है कुछ, हाँ? उस वक्त पूछने का नहीं डाउट, मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया है सबको। तो अभी एक काम करो बच्चों, ये इतना जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, अभी ये 2 लाइन वापस पढ़ो, देखो क्या लिखा है। इन केस ऑफ फ्रॉड्यूलेंट साइलेंस, contract is not voidable if the party whose consent was so obtained had the means of discovering the truth with ordinary diligence। जिसका भी कंसेंट लिया गया उसके पास एक ऑर्डिनरी डिलीजेंस था डिस्कवर करने का ट्रूथ, बट फिर भी वो यूज नहीं कर रहा है, बरोबर है, चांस था लेकिन वो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब हर बार कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों, वैलिड हो जाएगा, कभी वैलिड भी मान ले, कोर्ट बोल देगा सीधा, उसको ही बोलेगा अरे तुमको कंफर्म कर लेना चाहिए था, वो क्या कुछ भी बोलेगा, वो तो बेच रहा है सामान, है कि नहीं, वो तो कुछ भी बोलेगा, बट यू शुड हैव कंफर्म्ड इट, आपको भी तो कंफर्म करना चाहिए। एनीवेज बच्चों, आज पूरा डिस्कशन आई थिंक फ्रॉड के लिए चला गया। सो टुमारो विल बी डिस्कसिंग मिस रिप्रेजेंटेशन। चलो कोई डाउट हो तो 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ, अदरवाइज आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। यस, डू यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट्स? थोड़ा रीडिंग करते रहो बच्चों, प्रीवियस टॉपिक्स रीड करते रहो। 14 अगस्त को मैं एग्जाम ले रहा हूँ, एंड टॉपिक्स रहेंगे अपने फर्स्ट 2 टॉपिक्स। ये फर्स्ट टॉपिक लूँ पहले, कैसे करूँ आप लोग बताओ? यूनिट 1 का ही लूँ पहले कि यूनिट 1 एंड यूनिट 2 दोनों लूँ? यूनिट 3 नहीं, यूनिट 3 खत्म होने के बाद दोनों, दोनों मैं भी वही सोच रहा हूँ, बराबर है बच्चों, मैं दोनों यूनिट्स पर पेपर सेट कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कंसिडरेशन तक सभी लोग अच्छे से रिवीजन करेंगे एंड एग्जाम सीरियसली देंगे। ओके, फिलहाल हम लोग एमसीक्यूज लेंगे एग्जाम, एंड बाद में सीए के स्टूडेंट्स लोगों को अलग से राइटिंग प्रैक्टिस वाला एग्जाम अलग से लेंगे। फिलहाल कॉमन एग्जाम एमसीक्यूज का सबको हम लोग ले रहे हैं। पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर है कि नहीं वो देखेंगे, एंड बाद में लिखने का प्रैक्टिस अलग से कराएंगे फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट। एंड एज फार एज सीए स्टूडेंट्स आर कंसर्न, उनका एमसीक्यूज का ही जरूरत है। तो बच्चों वेल इन एडवांस, हाँ बच्चों, आज हो गया 4 तारीख, मैंने 10 दिन पहले बोल दिया है। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ माइंड कि वो अच्छे से 2 यूनिट्स का रिवीजन करे। जो बच्चे आज एब्सेंट है उनको बोल देना, मैसेज पास ऑन कर देना, बच्चों अच्छे से रिवीजन कर लो। एंड ये 10 दिन में, अभी कल और परसों लेक्चर है मेरा, तो वो 2 यूनिट्स में कहीं डाउट होगा तो लेक्चर का लास्ट 10 मिनट्स चाहिए तो मैं रुक जाऊंगा पहले, एंड उसमें कुछ डाउट्स होंगे तो आप वो क्लियर करेंगे मेरे से, ठीक है? रीड करते चलो बस आप, उसमें से कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे पूछना उसमें, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 से। यूनिट 1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें से मैक्सिमम आप समझ लो क्वेश्चंस आएंगे। ओके, ओके।